हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन यानी संचार के बारे में अध्ययन करेंगे और यह यूजीसी नेट के पेपर 1 का एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए कि इस कम्युनिकेशन, संचार या संप्रेषण के बारे में आने वाले प्रश्नों को किस प्रकार से पढ़ने के बाद हम आसानी से हल कर सकते हैं। हाँ, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग संचार या संप्रेषण या कम्युनिकेशन की परिभाषा या अर्थ देख लेते हैं। देखिए, संचार होता क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं, भावनाओं और संदेशों को साझा करने की जो प्रक्रिया है वही संचार कहलाती है या संप्रेषण कहती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है उसी को संचार या संप्रेषण कहा जाता है। यह प्रक्रिया देखिए व्यक्ति, समूह या संगठन के बीच हो सकती है। देखिए, ये प्रक्रिया व्यक्ति से व्यक्ति के बीच हो सकती है, समूहों के बीच में हो सकती है या दो संगठनों के बीच में हो सकती है। इसके देखिए विभिन्न प्रकार के इस जो है उदाहरण के रूप में भी इस प्रकार से इमेजेस के माध्यम से भी देखा जा सकता है। इस इमेज में देखिए, इसमें भी बहुत सारे जो है कम्युनिकेशन के टाइप्स बताए गए। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कम्युनिकेशन की जो है मुख्य तत्व यानी संचार के मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं इनको आप लोगों को सीरीज बनाने के लिए, मिलान के लिए आता है, क्वेश्चन में क्रम से लगाने के लिए आता है। इसमें देखिए सबसे पहले जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है उसमें सबसे पहले प्रेषक होता है, सेंडर यानी जो संदेश भेजता है। दूसरा देखिए इसके बाद होता है जो इसका क्रम संकेतन यानी इनकोडिंग होता है। जब कोई व्यक्ति संदेश भेजता है तो उसको कोई कोड वर्ड में टाइप करता है या किसी कोड शब्द में टाइप करता है, तो ये उसका दूसरा एलिमेंट है। इसके बाद देखिए तीसरा जो है मैसेज है। इन सब का प्रयोग करने के बाद एक सूचना या मैसेज तैयार होता है और उसको फिर प्रेषित किया जाता है। मैसेज को देखिए किसी माध्यम के द्वारा प्रेषित किया जाता है। उसके बाद जब यह रिसीवर के पास पहुंचता है तो उसके पहले वो इसका कूटानुवाद यानी डिकोडिंग करता है और डिकोडिंग करने के बाद तब यह प्राप्त मैसेज को पढ़ता है और फिर मैसेज को पढ़ने के बाद प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि फीडबैक देता है। इसके बाद देखिए इन सारी प्रक्रिया में एक और एलिमेंट्स है जिसको हम लोग शोर या नॉइज के रूप में जानते हैं। ये पूरे प्रोसेस को, पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है यदि बीच में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हो रहा हो। तो ये टोटल 8 एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन में भाग लेते हैं और इनके द्वारा कम्युनिकेशन पूरी तरह से संचालित होता है। अब हम लोग देखते हैं संचार के प्रकार या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं, कई आधारों पर होते हैं, तो हर आधार पर इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्रकृति के अनुसार, यानी प्रकृति के अनुसार संचार या संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला होता है मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में देखिए क्या होता है, इसमें शब्दों का उपयोग मुख के माध्यम से बोलकर किया जाता है। जैसे देखिए इसके उदाहरण में बातचीत करना, भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना। उसके बाद देखिए अगला जो है संचार वो लिखित संचार यानी रिटेन कम्युनिकेशन। इस प्रकार का संचार देखिए लिखित रूप में होता है, इसको मुंह से बोला नहीं जाता है। इसका उदाहरण देखिए पत्र, ईमेल, रिपोर्ट। अगला देखिए प्रकार है गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें देखिए ना तो बोला जाता है ना तो लिखा जाता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, शारीरिक भाषा के माध्यम से इसमें किसी भी चीज को लोगों के साथ संप्रेषित किया जाता है। इसमें उदाहरण देख लीजिए आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव, हाथ के इशारे, तो इसके माध्यम से यह होता है। इसके बाद देखिए
चैनल के आधार पर कम्युनिकेशन या संचार का प्रकार देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए प्रत्यक्ष संचार होता है, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों आमने सामने होते हैं तो उस प्रकार का संचार जो होता है उसको प्रत्यक्ष संचार कहते हैं। उदाहरण में देखिए व्यक्तिगत बातचीत, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है। अगला है देखिए अप्रत्यक्ष संचार यानी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, जब संचार किसी के माध्यम से होता है, यानी कोई दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बात न करके किसी माध्यम से करते हैं, जैसे टीवी, रेडियो या फिर किसी डिजिटल चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उदाहरण देख लीजिए टीवी, रेडियो। उसके बाद देखिए संचार का जो अगला प्रकार है वो प्रवाह के अनुसार होता है। इसमें देखिए पहला है औपचारिक संचार यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन। यह संचार जो कि संगठन की संरचना के अनुसार होता है, यानी विभिन्न प्रकार के संगठनों में, विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में इस प्रकार का संचार होता है। इस प्रकार के संचार का उदाहरण देखिए मीटिंग, ऑफिस का ज्ञापन, ऑफिस के नोटिस, आधिकारिक बैठक, यानी कि भी किसी कंपनी में, किसी कार्यालय में जब वहां काम करने वाले एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे को संदेश देते हैं, एक दूसरे को सूचना देते हैं, तो वो सारा चीज इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए इसका दूसरा प्रकार है अनौपचारिक संचार, जिसको हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। यह देखिए व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं पर आधारित होता है। इस प्रकार का संचार जो है दोस्तों के साथ, कर्मचारियों के साथ किया जाता है जब वे किसी कार्य में व्यस्त न हो, खाली बैठे हो, तब इस प्रकार का संचार होता है। उदाहरण में देखिए दोस्तों के साथ संचार, सहकर्मियों के साथ संचार। अब देखिए अगला जो है भागीदारी के अनुसार संचार के प्रकार। इसमें देखिए पहला है अंतर व्यक्तिक संचार, जिसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह संचार देखिए दो व्यक्तियों के बीच में होता है। इसका उदाहरण सहकर्मी से चर्चा, मित्रों के बीच चर्चा। अगला देखिए है व्यक्तिगत संचार यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब व्यक्ति खुद से बातें करता है, यानी कभी कभी होता है कि लोग स्वयं से ही बातें करते हैं और अपने निर्णय से संबंधित, अपने किसी कार्य से संबंधित खुद ही बात करके काम करते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण हो गया कि निर्णय लेने से पहले खुद से बात करना। बहुत से लोग देखिए मन में ही बात करते हैं, कुछ लोग जब कुछ बोलते हैं तो मुंह से आवाजें आती हैं। अगला देखिए है सामूहिक संचार यानी ग्रुप कम्युनिकेशन, जब एक समूह के भीतर कई लोग आपस में बात करते हैं तो वह संचार इस प्रकार का होता है। जैसे टीम की मीटिंग, किसी कार्यालय में मीटिंग का होना, किसी टीम के खिलाड़ियों के द्वारा आपस में मीटिंग करना, तो इस प्रकार का जो संचार होता है वो इसमें आता है। इसके बाद देखिए अगला है जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन। यह संचार देखिए बड़े पैमाने पर होता है, जैसे समाचार पत्र, टीवी, रेडियो। उसके बाद देखिए अगला है सार्वजनिक संचार यानी पब्लिक कम्युनिकेशन। इस प्रकार का संचार बड़े समूह के साथ होता है, जैसे देखिए किसी नेता के द्वारा दिया गया जनता को भाषण, विभिन्न प्रकार की जो चुनावी रैलियां होती हैं उसका जो संचार होता है उसमें वो भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर देखिए दिशा के अनुसार संचार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ऊर्ध्वाधर संचार यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन। यह संचार देखिए किसी संगठन में ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर होता है। देखिए और यह संचार विभिन्न स्तरों के बीच में होता है। ऊर्ध्वगामी यानी अपवर्ड, जब किसी कर्मचारी के द्वारा अपने प्रबंधक को कोई सूचना देनी हो, कोई जानकारी देनी हो, तो वह देखिए अपवर्ड संचार में आएगा। और जब प्रबंधक के द्वारा कर्मचारी को आदेश या निर्देश दिया जाता है तब वो अधोमुखी या डाउनवर्ड संचार में यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद देखिए अगला जो संचार है उसको क्षैतिज संचार या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए समान स्तर के जो व्यक्ति होते हैं या समान स्तर के कर्मचारी, अधिकारी जब आपस में बात करते हैं तो इस प्रकार का जो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। जैसे देखिए किसी ऑफिस में एक विभाग के मैनेजर का दूसरे विभाग के मैनेजर से आपस में बातचीत करना, उसी प्रकार से देखिए एक जिले के एसपी या डीएम का दूसरे जिले के एसपी या डीएम से आपस में बात करना, वो इस प्रकार के
संचार में आता है। उदाहरण देखिए, विभाग के बीच तालमेल, या फिर किसी एक ही विभाग के समान स्तर के कर्मचारियों अधिकारियों के बीच जो संचार होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए अगला है तिरछा या विकर्ण संचार, जिसको डायगोनल कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह संचार देखिए भिन्न विभागों और भिन्न स्तरों के व्यक्तियों के बीच अथवा अलग अलग स्तरों और विभागों के व्यक्तियों के बीच होता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक कर्मचारी का दूसरे विभाग के प्रबंधक से बातचीत करना, जैसे किसी स्कूल कॉलेज में देखिए साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर या टीचर का आर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर या टीचर से बात करना, वो भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के अनुसार जो है संचार कितने प्रकार का होता है। इसमें देखिए पारंपरिक संचार पहला होता है, जिसको ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। यह देखिए जैसे पत्र लेखन, व्यक्तिगत संदेश, ये इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है आधुनिक संचार यानी मॉडर्न कम्युनिकेशन। आजकल देखिए विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी संचार किया जाता है, जो इसके अंतर्गत आता है। अगला है देखिए डिजिटल संचार, ये भी मॉडर्न संचार से ही मिलता जुलता है, उसी का रूप है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार होता है और जिसका सबसे बेहतर उदाहरण है सोशल मीडिया और ईमेल आईडी। अगला देखिए है अभिप्राय के आधार पर यानी बेस्ड ऑन इंटेंट। इसमें देखिए पहला जो प्रकार है वो प्रेरक संचार यानी परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है। यह संचार किसी को समझाने या प्रेरित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों का जो उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन निकाले जाते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए इसी में है सूचनात्मक संचार यानी इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन। यह संचार किसी भी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण समाचार रिपोर्ट। इसी के अंतर्गत अगला जो है मनोरंजन संचार है, जिसको एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। यह मनोरंजन के लिए होता है। उदाहरण के लिए देखिए फिल्म, कॉमेडी शो और विभिन्न प्रकार के जो और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए अधिगम के आधार पर बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी। इसमें देखिए पहला है खुला संचार यानी ओपन कम्युनिकेशन। इस प्रकार का संचार देखिए सभी के लिए सुलभ होता है, जैसे विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक घोषणाएं जिसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है बंद संचार यानी क्लोज कम्युनिकेशन। इसमें देखिए सीमित लोगों के लिए अनुमति होती है बात करने की, सभी लोग नहीं बोल पाते हैं। कुछ जिन लोगों को अनुमति होती है केवल वही बोलते हैं, बाकी लोग चुप रहते हैं। तो इस प्रकार का जो संचार होता है देखिए गोपनीय बैठक होती है, यानी जब कोई गोपनीय मीटिंग हो रही हो जिसमें सभी व्यक्तियों को बोलने का अधिकार नहीं होता। तो इस प्रकार से जो सभी कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं या संप्रेषण या संचार के प्रकार हैं वो स्थिति, आवश्यकता और उद्देश्य के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। जब जैसी स्थिति होगी, जैसी आवश्यकता होगी, जैसा उपयोग होगा, उस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है। और संचार बहुत ही प्रभावी होता है। यदि संचार सही तरीके से नहीं हो रहा है तो बहुत सारे कार्य सफल नहीं हो पाते। अब हम लोग आते हैं गैर मौखिक संचार का जो प्रकार होता है उसको विस्तृत रूप में देखते हैं, जिसमें देखिए टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन हिंदी। देखिए गैर मौखिक संचार वह संचार है जिसमें शब्दों का उपयोग किए बिना भाव, भंगिमा, शारीरिक संकेत, इशारे और अन्य माध्यमों से विचार और भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इसमें देखिए इसे निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है देखिए हाव भाव और शारीरिक भाषा के माध्यम से जो संचार होता है वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें देखिए शरीर के इशारे और मुद्राएं विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें देखिए कुछ बोला नहीं जाता है, कुछ लिखा नहीं जाता है, बल्कि अपने शरीर के इशारे, मुद्राओं और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। इसमें उदाहरण में देखिए सिर हिलाना यानी हाँ या ना का संकेत, हाथ उठाकर अभिवादन करना, क्रोध दिखाने के लिए मुट्ठी बांधना, ये सब देखिए बिना कुछ शब्दों को कहे या बिना शब्दों को बोले इस प्रकार से संचार किए जाते हैं। दूसरा देखिए है चेहरे के भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशन।
इसमें देखिए चेहरे के भाव, विचारों और भावनाओं को प्रदर्शित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। चेहरे का जैसा दिखेगा चेहरा, चेहरे की जैसे इंप्रेशन होगी उस प्रकार से जो है संप्रेषण दिखेगा। देखिए खुशी दिखाने के लिए मुस्कुराना, नाराजगी व्यक्त करने के लिए भाव सिकोड़ना, आश्चर्य दिखाने के लिए आंखें चौड़ी करना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए अगला इसमें है आंखों का संपर्क यानी आई कांटेक्ट। आंखों के माध्यम से ध्यान और भावना व्यक्त की जाती है। इसके उदाहरण में देखिए आत्मविश्वास व्यक्त करने के लिए सीधे आंखें देखना। जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात करते हो तो उनसे जब आई कांटेक्ट बना के बातें की जाती है तो लगता है कि उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंट है। इसके बाद देखिए शर्मिंदगी दिखाने के लिए नजरें झुका लेना, आकर्षण व्यक्त करने के लिए बार बार नजरें मिलाना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए होता है शारीरिक स्पर्श यानी फिजिकल टच। इसमें देखिए स्पर्श का उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए सहानुभूति दिखाने के लिए कंधे पर हाथ रखना। देखिए जब किसी को कोई समस्या होती है तो लोग उसको सहानुभूति दिखाने के लिए या सहानुभूति जताने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, या फिर किसी को आशीर्वाद देने के लिए देखिए उसके सिर पर हाथ रखते हैं, या दोस्ती व्यक्त करने के लिए हाथ मिलाते हैं। तो इस प्रकार के जो संचार है वो शारीरिक स्पर्श में आते हैं। अगला है देखिए मुद्रा यानी पोस्चर, शरीर की स्थिति और खड़े या बैठने का तरीका। यदि कोई व्यक्ति किस प्रकार से खड़ा है, किस प्रकार से बैठा है, तो इससे भी संचार होता है। जैसे देखिए सीधे खड़ा होना आत्मविश्वास दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से सही से खड़ा है सीधे, तो यह दिखाता है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। झुकी हुई मुद्रा थकान या असंतोष व्यक्त करती है। यदि कोई व्यक्ति झुका हुआ है या एक तरफ लटका हुआ है या कुछ ऐसा लग रहा है तो लगता है कि उस व्यक्ति को थकान है या वो किसी काम से संतुष्ट नहीं है, उसमें असंतोष है। इसके बाद देखिए अगला है शारीरिक दूरी या प्रॉक्सिमिक्स। इसमें देखिए क्या होता है कि दूसरों से दूरी बनाए रखना सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाता है। इसका उदाहरण करीबी दोस्तों से कम दूरी रखना, अनजान व्यक्तियों से अधिक दूरी बनाए रखना, ये इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद देखिए अगला है परिधान और स्वरूप यानी अपीयरेंस एंड क्लॉथिंग। पहनावे और व्यक्तित्व से भी संचार होता है, यानी किसी व्यक्ति का पहनावा और उसका जो पर्सनालिटी होता है उसके द्वारा भी संचार होता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए बहुत सारी बातें दूसरे के सामने व्यक्त होती हैं। जिसमें देखिए औपचारिक कपड़े पेशेवरता दर्शाते हैं। यदि कोई फॉर्मल कपड़े पहना है तो लोगों को एक कम्युनिकेशन या संचार या संप्रेषण होता है, उनको लगता है कि हाँ यह व्यक्ति किसी ऑफिशियल वर्क के लिए जा रहा है या किसी ऑफिस में कार्य करता है। रंग बिरंगे कपड़े उत्साह और ऊर्जा दिखाते हैं। देखिए जब कोई रंग बिरंगे कपड़े पहन रहते हैं, इनफॉर्मल कपड़े पहने रहते हैं, तो उससे लगता है कि यह व्यक्ति इस समय मनोरंजन के मूड में है या उत्साह है या उसमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भावना है। इसके बाद देखिए अगला जो है प्रतीक और चिन्ह यानी सिंबल्स एंड साइंस। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग जानकारी देने या भावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए शांति के प्रतीक के लिए देखिए सफेद कलर की कबूतर का इमेज दिखाया जाता है, इससे पता चलता है कि वह शांति का प्रतीक है। खतरे को दर्शाने के लिए देखिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल में, रेलवे के सिग्नल में देखिए लाल कलर का प्रयोग किया जाता है, वो दिखाता है कि यह खतरा है। या फिर सिग्नल को देने के लिए लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर, इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसी को कुछ कहना नहीं होता है, बल्कि प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से ही संचार होता है। इसके बाद देखिए अगला है समय का उपयोग यानी जिसको क्रोनेमिक्स कहते हैं। इसमें देखिए समय का प्रबंधन और उपयोग भी भावनाओं को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए देखिए समय पर आना दिखाता है कि व्यक्ति अनुशासित है, अनुशासन उसको बहुत प्रिय है। देरी करना लापरवाही या असावधानी व्यक्त करता है। इसमें व्यक्ति कुछ कहता नहीं है, लेकिन दूसरे के सामने उसके प्रति जो है विचार प्रकट हो जाते हैं, उसके बारे में दूसरा व्यक्ति यह अनुमान लगा लेता है। अगला है देखिए आवाज का स्वर और उच्चारण यानी इसको पैरा लैंग्वेज
के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी देखिए शब्दों को बोलने का तरीका भी गैर मौखिक संचार का हिस्सा है। बहुत सारी बातें हैं तरीके से बोली जाती हैं, बहुत सारी बातें बेतरीके से बोली जाती हैं, इसके द्वारा भी संचार होता है। जैसे देखिए आवाज ऊंची करना दिखाता है कि व्यक्ति गुस्से में है या उस बात से वह संतुष्ट नहीं है। धीमी आवाज चिंता या उदासी का प्रतीक होती है, यानी कोई व्यक्ति धीमी आवाज में बात कर रहा है तो इससे उसको संदेश मिल रहा है सामने वाले व्यक्ति को कि वह व्यक्ति उदास है या फिर किसी चीज की उसको चिंता है। इसका देखिए जितने भी ये संचार गैर मौखिक संचार के प्रकार हम लोगों ने देखे, इसका प्रभाव देखिए अक्सर मौखिक संचार से अधिक होता है, क्योंकि यह स्वाभाविक और प्रामाणिक तरीके से भावनाओं को व्यक्त करता है। जो गैर मौखिक संचार होता है वह मौखिक संचार से काफी प्रभावी होता है। इसमें बिना कुछ किए ही, बिना कुछ कहे ही बहुत सारा चीज व्यक्त किया जाता है और इसके द्वारा बड़ी बड़ी जो बातें होती हैं बिना कुछ कहे ही लोग कह देते हैं, बता देते हैं। के बाद देखिए हम लोग अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार को भी इसमें डिटेल में देख लेते हैं, जिसको देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी देखिए परिभाषा क्या होती है कि यह एक व्यक्ति के अपने आप से विचारों, भावनाओं और अनुभवों को साझा करने की प्रक्रिया है। इसे देखिए आत्म संवाद भी कहा जाता है, यानी जब व्यक्ति खुद से अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करने की प्रक्रिया करता है या खुद से बात करता है, तो ये सारा सब इसी के अंतर्गत आता है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं कि व्यक्ति खुद से बात करता है या आंतरिक सोच, आत्मनिरीक्षण और निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब व्यक्ति अपना आत्मनिरीक्षण खुद करता है, अपने मन में कुछ सोचता है, कोई कार्य करना होता है तो खुद से डिसीजन लेता है, बिना किसी से पूछता है, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें देखिए कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं होता है। इसका उदाहरण देखिए परीक्षा से पहले खुद को प्रेरित करना। देखिए जब कोई स्टूडेंट अपने आप को परीक्षा से पहले खुद से मोटिवेट करता है और वह कहता है कि मुझे यह परीक्षा पास करनी है, मैं यह कर सकता हूं, तो ये उसके अंतर्गत आता है। दूसरी चीज देखिए उदाहरण में किसी समस्या पर सोच विचार करना। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या पर विचार विमर्श करता है और कहता है कि क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए कि नहीं, यानी वह खुद से ये सब पूछता है और विचार करता है। उसके बाद देखिए आत्म मूल्यांकन करता है, मुझे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि नहीं। इस प्रकार से जब बातें करता है सब कुछ इसके अंतर्गत आती है। भावनाओं का देखिए आंतरिक विश्लेषण करना, खुशी, दुख या गुस्से को अपने आप महसूस करना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इसके महत्व को देख लेते हैं। देखिए इसका महत्व यह है कि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण और आत्म विकास में इसका बहुत ज्यादा उपयोग करता है और ये बहुत ही सहायक होता है। इसके अलावा निर्णय लेने और भावनाओं को समझने में भी इससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। दूसरा देखिए अंतर्वैयक्तिक संचार है, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यह संचार देखिए दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और जानकारी को साझा करने की प्रक्रिया। वह देखिए ये सारी प्रक्रिया खुद से करने की थी, अब इसमें किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करने की होती है। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है, ये दो या अधिक व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। इसमें मौखिक यानी शब्दों के माध्यम से संचार या गैर मौखिक हाव भाव, भाव भंगिमा दोनों का उपयोग किया जाता है। यह देखिए आमने सामने या डिजिटल माध्यमों से हो सकता है। इसमें कोई व्यक्ति आमने सामने भी हो सकता है या डिजिटल माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हो उसके माध्यम से कर सकता है। उसका उदाहरण देखिए दो दोस्तों के बीच बातचीत, यानी वो एक दूसरे का हाल पूछना। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के बीच संचार, यानी जब काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं आपस में एक दूसरे से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, मदद मांगते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है। तीसरा देखिए शिक्षक और छात्र के बीच संचार, जब क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर या होमवर्क से रिलेटेड बातचीत होती है तो वो इसी के अंतर्गत आता है। परिवार के सदस्यों के बीच जब चर्चा होती है तो चाहे किसी भी कार्य के लिए आपस में बात करते हो परिवार के लोग, तो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसका भी देखिए महत्व क्या है कि इससे रिश्तों को मजबूत करने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा भावनाओं और विचारों के आदान प्रदान में
मदद मिलती है। इससे समस्याओं को हल करने और सामूहिक निर्णय लेने में बहुत ही सहायता मिलती है। इसका देखिए इन दोनों का निष्कर्ष निकल कर के आया कि अंतर्व्यक्तिक संचार व्यक्तिगत विकास और आत्मसमझ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जबकि अंतर्व्यक्तिक संचार समाज और रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दोनों ही संचार मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं और अलग अलग संदर्भों में उपयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने कम्युनिकेशन की परिभाषा, कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार और उनके उदाहरणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के जो कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार के जो मॉडल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और कम्युनिकेशन के मार्ग में आने वाले विभिन्न प्रकार के बैरियर या बाधाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।